सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 1 फ्रॉम क्लास 9 इकोनॉमिक्स, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called Palampur. Farming is the main activity in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport, etc., are carried out on a limited scale. These production activities need various types of resources: natural resources, man made items, human effort, money, and etc. As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and serving in the village. यानी कि इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से कर रहे हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, यथा प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास मुद्रा आदि। पालमपुर की कहानी से हमें पता चलेगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं। Now we are moving towards introduction. Palampur is well connected with neighboring villages and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur. An all-weather road connects the village to Raiganj and further on the nearest small town, Sahpur. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock carts, tangas, bogies loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractors and trucks. यानी कि पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। एक बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बों से शाहपुर को जोड़ता है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गियों के जरिए अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक तक देखे जा सकते हैं। This village has about 450 families belonging to several different castes. The 80 upper caste families own the majority of land in the village. Their houses, some of them quite large, are made of brick with cement plastering. The SCs comprise 1/3 of the population and live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are made of mud and straw. Most of the houses have electrical connections. यानी कि इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। उनके मकान, जिनमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या गांव की कुल जनसंख्या का 1/3 है, और वे गांव के एक कोने में काफ़ी छोटे घरों में रहते हैं,
जिनमें कुछ मिट्टी और फूस से बने हुए हैं। अधिकांश घरों में बिजली है और आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स in the fields and is used in various types of small businesses. Palampur has 2 primary schools and 1 high school. There is a primary health center run by the government and 1 private dispensary where the sick are treated. यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय और 1 हाई स्कूल है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और एक निजी औषधालय भी है जहां रोगियों का उपचार किया जाता है। The description above shows that Palampur has fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. यानी कि उपयुक्त विवरण से यह बात साफ है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है। इस सुविधा की तुलना आप अपने निकट के गांव में उपलब्ध सुविधाओं से कीजिए। The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In villages across India, farming is the main production activity. The other production activities refers to as non-farm activities include small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. We shall take a look at both these activities after learning a few general things about production. यानी कि एक काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पाद की प्रमुख गतिविधि है। लोग सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। अन्य उत्पादन गतिविधियों में जैसे गैर कृषि क्रियाएं के नाम से उन्हें जाना जाता है। लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी आदि इनमें शामिल हैं। इनमें इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। So moving to the next page, organization of production, जिसका कि अर्थ होता है उत्पादन का संगठन। The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. The second requirement is labor, that is people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is providing the labor necessary for production. यानी कि उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करता है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। पहली आवश्यक है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज। दूसरी है श्रम, यानी कि इसमें हमें श्रम की आवश्यकता है, अर्थात जो लोग उस खेत में काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की ज़रूरत होती है, जैसे कि इंजीनियर्स वगैरह। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है।
उसके बाद है द थर्ड requirement is physical capital, that is variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Tools, machines, building. Tools and machines range from very simple tools such as farmers' plough to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capital. यानी कि तीसरी आवश्यक भौतिक पूंजी है, यानी कि उस खेती में अपना पैसा लगाना है, अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उपेक्षित कई तरह के लागत आते हैं। क्या आप जानते हैं भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी चीज़ें आती हैं? औजार, मशीन, भवन। यानी कि औजारों तथा मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन करने में कई वर्षों तक इनका प्रयोग होता है और इन्हें स्थायी पूंजी भी कहा जाता है। रॉ मटेरियल एंड मनी in hand production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines, and buildings, these are used up in production. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put together land, labor, and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. यानी कि कहने का तात्पर्य है कच्चा माल और नगद मुद्रा। उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे बुनकर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सूत और कुम्हारों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मिट्टी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा जरूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। कच्चा माल तथा नकद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। औजारों, मशीनों तथा भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। एक चौथी आवश्यकता भी होती है। आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की भी आवश्यकता पड़ती है। आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। We shall learn more about human capital in the next chapter. In this picture, identify the land, labor, and fixed capital used in production. Every production is organized by combining land, labor, physical capital, and human capital, which are known as factors of production. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as capital in this chapter. यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे। चित्र में उत्पादन में प्रयुक्त भूमि, श्रम और स्थायी पूंजी की पहचान कीजिए। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसके
कारण हम इन्हें उत्पादन के कारक कहते हैं। पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। उसके बाद है फार्मिंग इन पालमपुर। लैंड इज फिक्स्ड। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. But remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land under cultivation. यानी कि इसका अर्थ है पालमपुर में खेती उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। काम करने वाले 75% लोग अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। इन लोगों का हित खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। खेत में प्रयुक्त भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर होता है, यानी कि जमीन जो होता है वो सीमित होता है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। और पालमपुर ने वर्ष 1960 से आज तक जुताई के अंतर्गत भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। So moving to the next page. By then, some of the wastelands in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय तक गांव की कुछ बंजर भूमि को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था। जब 1960 का समय था, नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि भूमि जो है वो किसी गांव में सीमित हो सकती है और उसे और बढ़ाया नहीं जा सकता। The standard unit of measuring land is hectare. In the villages you may find land area being discussed in local units such as bigha, gointha, etc. 1 hectare equals the area of a square, which one side measuring 100 meters. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? यानी कि कहा जा रहा है भूमि मापने की मानक इकाई हेक्टेयर है। हालांकि गांवों में भूमि को बिघा में मापा जाता है, कहीं कहीं गुंठा में भी उसको मेज़र करते हैं। कुछ क्षेत्रीय इकाइयों में इन्हें बिघा या फिर गुंठा में ही मापा जाता है। 1 हेक्टेयर 100 मीटर की भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान के क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? उसके बाद हम लोग देखेंगे इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। यानी कि कहा जा रहा है क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? In the kind of crops grown and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. During the rainy season, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, fields are sown with wheat from the wheat
produced farmers keep enough wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raniganj or Raiganj. A part of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in शाहपुर। यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है, कोई भूमि बेकार नहीं छोड़ी जाती। बरसात के मौसम में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच आलू की खेती होती है। सर्दी के मौसम में खेतों में गेहूं उगाया जाता है। उत्पादित गेहूं में से परिवार के खाने के लिए रखकर बचा हुआ गेहूं किसान रायगंज की पास वाली मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric run tube wells could irrigate much to grow larger areas of land more effectively. यानी कि कहा जा रहा है पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहाँ सिंचाई की सुविकसित व्यवस्था है। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। उसका मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि सिंचाई की पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान कुओं से राहट द्वारा पानी निकालकर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले नलकूपों से ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. यानी कि प्रारंभ में कुछ नल सरकार द्वारा लगाए गए थे, पर जल्द ही किसानों ने अपने निजी ट्यूबवेल लगाने शुरू कर दिए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई होने लगी। Not all villages in India have such high level of irrigation. Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, a little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. यानी कि कहने का मतलब है भारत में सभी गांवों में ऐसी उच्च स्तर की सिंचाई व्यवस्था नहीं है। नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। इसके उलट पठारी क्षेत्र जैसे दक्षिण के पठार और उनमें सिंचाई कम होती है। देश में आज भी कुल कृषि क्षेत्र के
40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई होती है। शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है। इसके बाद To grow more than one crop on a piece of land during the years is known as multiple cropping. It is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. यानी कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए और इस प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू पैदा कर रहे हैं।